घर के दरवाजे पर ही ठिठक गई थी तपस्या, जब उसके कानों में अपनी माँ की आवाज गूंजी। बिना बात ये लड़की उस दिन लड़के वालों के सामने आ गई और वो सुगंधा की जगह उसे पसंद कर गई। कितनी मुश्किल से एक अच्छा रिश्ता हाथ आया था और इस लड़की ने सब गुड़ गोबर कर दिया। पर तपस्या कौन पराई है छोटी, उसकी मौसी की आवाज थी। देखा जाए तो वो सुगंधा से बड़ी है, पहले उसकी शादी होनी चाहिए। तुम इतना गुस्सा क्यों हो? ये नियम कानून मुझे ना सिखाओ जीजी। इस तपस्या को मैंने कभी अपना ना समझा। इसको देखते ही मुझे अपनी सौतन की याद आ जाती है और इसके पापा जो इस पर जान छिड़कते थे, खुद तो चले गए, मेरी छाती पर इसे छोड़ गए। लेकिन मत भूलो, उस बेचारी ने शशांक जी के जाने के बाद पूरे घर की जिम्मेदारी अपने कोमल कंधों पर लाद रखी है। फिर ये सब शिकायत क्यों? तभी तपस्या के पैर से ठोकर लगने से कोई गिलास गिरने की आवाज हुई और वो दोनों चौंक कर चुप हो गई। आ गई बेटा, मौसी जी ने कहा तो तपस्या ने उन्हें प्रणाम किया। गर्मी के दिन थे। झुलसती धूप में खुद को सूरज के कहर से बचाती सिर पर मलमल की चुन्नी लपेटी तपस्या का हलक सूख कर कांटा हो रहा था और माँ की ऐसी बातों से उसे चक्कर ही आ गए थे। गर्मी से कुमलाया चेहरा और बदरंग हो उठा जब माँ ने जलती निगाहों से उसे घूरा। अंदर से सुगंधा ने आकर अलग बम फोड़ दिया। माँ, इनसे कह दो ये ही शादी कर लेंगी अमित से। उस दिन उसे लुभाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी थी इन्होंने। सूखे होठों पर जीभ फेरते तपस्या ने कुछ बोलना चाहा था, पर तभी उसका छोटा भाई परेश बोला, दीदी, मैंने आपसे 4,000 रुपये मांगे थे और आपने सिर्फ 2 ही दिए। इतने कम पैसों से पिकनिक पर कैसे जा पाऊंगा मैं? कैसे लोग हैं ये सब? ना कोई पानी को पूछता, ना कोई सहानुभूति रखता मुझसे। हर एक को शिकायत है मुझसे, जैसे मैंने कोई जुर्म किया हो। पिछले ही वर्ष जब मेरी शादी का प्रस्ताव आया था तो माँ ने ये कहकर अभी क्या जल्दी है शादी की, उस रिश्ते से इनकार कर दिया था। और आज सुगंधा के लिए आए लड़के वाले मुझे पसंद कर गए तो लाल पीली हो रही है माँ। माँ, आप उन्हें मना कर दें। अगर वो मेरे लिए कह रहे हैं, अब उन्होंने मुझे पसंद किया है तो इसमें मेरी क्या खता? आप ही बताओ मौसी जी। तपस्या ने मौसी जी की तरफ देखते हुए कहा। सही तो कह रही है बेचारी। मौसी जी ने उसका पक्ष लिया। बस आपको भी ये सही लगती है। बड़ी चालाक है ये, सबके सामने भोली बनी रहती है, जैसे उस दिन लड़के वालों के सामने भाग भाग कर सब काम कर रही थी। मैं क्या समझती नहीं कि ये ऐसा क्यों कर रही थी। तपस्या डबडबाई आंखों से कमरे में जाकर बिस्तर पर ढेर हो गई। सामने उसकी माँ और पिता की तस्वीर लगी थी। वो फूट फूट कर रो पड़ी। पिताजी, कैसा वादा लेकर चले गए मुझसे आप? जब ये लोग मुझे अपना ही नहीं समझते तो मैं कब तक इस बोझ भरी जिंदगी को जीती रहूं? मैं कुछ भी करूं, इन्हें खोट निकालना है उसमें, लेकिन अब मुझसे सहन नहीं होता। और रो धोकर हल्की होकर वो रसोई में घुस गई शाम का खाना तैयार करने। अगले दिन ऑफिस पहुंची तो उसकी पुरानी दोस्त सुधा मिल गई। उस समय तो दुआ सलाम ही किया दोनों ने, लेकिन लंच पर दोनों निकल पड़ी थी पास ही एक रेस्टोरेंट में जहां दोनों के मनपसंद डोसे बनते थे। कितने दिनों से प्रोग्राम बना रही थी वो दोनों। हालांकि मौसम गर्म था, पर पैदल ही चलती पहुंच गई थी वो। कितनी कमजोर सी
हो गई थी तपस्या, तू बिल्कुल ध्यान नहीं रखती अपना। वो बोली, मैं तो वैसी ही हूँ, तेरा प्यार झलक रहा है तेरी चिंता में। तपस्या हंसी थी। और तेरे लव अफेयर का क्या हुआ? मिस्टर बॉस का प्रस्ताव स्वीकार किया या नहीं? अभी कैसे करूँ यार, तू जानती है घर के हालात। अभी बहुत जिम्मेदारी है मुझ पर। और वो लोग क्या कर रहे हैं तेरे लिए? सिर्फ तानेबाजी। तेरी शक्ल देखकर पता चल रहा है कितना ख्याल रखते हैं वो तेरा। छोड़ भी, कोई और बात करते हैं। तपस्या ने टालना चाहा। नहीं तप्पू, तू बहुत भोली है। ये दुनिया बहुत जालिम है यार। तू कहाँ इस माया जाल में फंस गई है। वो लोग तेरा बेवकूफ बना रहे हैं। कोई नहीं है तो मेरे अपने ही, वो धीमे स्वर में बोली। तेज कदमों से अब वो लौट रही थी अपने ऑफिस की तरफ। तभी सुधा बोली, ये गुलमोहर देख रही है सामने, कितने प्यारे लग रहे हैं, लाल लाल मुस्कुराते हुए। जब इनकी तेज धूप है तो कोई भी झुलस जाए, पर इन्हें ये गरम थपेड़े कुछ नहीं कहते। देख इनकी जिजीविषा, विपरीत परिस्थितियों से जूझने की। तपस्या बोली, बिल्कुल तेरी तरह है ये। तू भी तो गुलमोहर जैसी ही है, हर परिस्थिति में मुस्कुराती हुई अड़िग खड़ी है उन लोगों के लिए जो कुछ सुनने को तैयार नहीं। तो क्या बुरी हूँ? आज से मुझे गुलमोहर ही बुलाया कर। तपस्या हंसी। नहीं, तू गुलमोहर है, पर अगर वो तेरी कदर नहीं करते, तुझे उनके लिए घुलने की जरूरत नहीं। तू आज ही मिस्टर बॉस को हाँ कहेगी, तुझे मेरी कसम। लेकिन माँ सुगंधा और कहीं नहीं भागे जा रहे वो सब, बल्कि तेरी ज्यादा इज्जत करेंगे। और कह देना अपनी माँ से कि अमित की शादी सुगंधा से ही करवा दे, अगर करा सकती है तो। तू मिस्टर बॉस से शादी कर, उस घर को छोड़ दे। बहुत कर चुकी उन सब के लिए, परंतु ये क्या नीति संगत होगा? तपस्या हकला रही थी। तू उनकी बेटी है, मानती हूँ। तूने अपने पिता को वचन दिया था उन सब का साथ देने के लिए, उनका ध्यान रखने के लिए। किसी की गलत बातें सहना भी गलती को बढ़ावा ही देना होता है। तपस्या सोच, वो माँ होकर अपना फर्ज नहीं निभा रही। तू कब तक उनकी फरमाबरदार बेटी बनी रहेगी? ना तेरे छोटे बहन भाई तेरी कोई इज्जत करते, फिर तू अपना घर ही तो बसा रही है। उनकी सहायता बाद में भी कर सकती है, वैसे ही जैसे आज कर रही है। मिस्टर बॉस बहुत सुलझे हुए हैं। तपस्या सोच में पड़ गई। ज्यादा मत सोच और आज ही ये सुअवसर अपना ले। कल को वो भी कहीं हाथ से ना निकल जाए। सुनहरे रिश्ते और प्यार करने वाले तकदीर से मिलते हैं तप्पू। देखना, फिर ये घर वाले भी तेरी कदर करने लगेंगे। सुधा ने समझाया तो तपस्या को उसकी बात में वजन नजर आया। कभी बहुत छोटी थी तो उसकी माँ कहा करती थी उससे, ये जिंदगी एक नाटक है और यहाँ हम सब कलाकार हैं। पर्दा उठता है, हम अपना किरदार निभाते हैं। भगवान निर्देशक हैं, वो जैसा कहते हैं करते जाओ। बस इस माया जाल में फंसना नहीं है किसी को। तुम तो फूल हो, खिलकर मुस्कुरा कर रहो, अपनी सुगंध बिखेरो और काम खत्म। फिर वो तो गुलमोहर के फूल जैसे है, जैसा सुधा कहती है। तपस्या मुस्कुराई थी दिल में। क्या सच में मैं गुलमोहर हूँ, जो भले ही घने जंगल में खिले या शमशान घाट में, जहाँ प्रचंड सूरज की किरणें सबको झुलसा रही है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो तब भी खिल रही हूँ, मुस्कुरा रही हूँ, दमक रही हूँ। मेरी जिजीविषा ही मुझे जीवित रखेगी और खिलकर बिखेरने का हौसला देगी। तपस्या के कदमों में
तेजी आ गई थी। आज वो अपने दिल की बात मिस्टर बॉस यानी अपने प्यार सुशांत को बतला ही देगी, जो कब से उसकी एक हाँ के इंतजार में कुंवारा बैठा था।